तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी यानी फर्स्ट बुक का जो है, बुक का नाम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके सेकेंड चैप्टर विश्व जनसंख्या और घनत्व और वृद्धि। ठीक है, तो आपको बता दें फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो रखे हैं 2 एपिसोड में। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो 12th ज्योग्राफी। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट एपिसोड भी हो रखे हैं। आज सेकेंड चैप्टर को एंड कर देना है सेकेंड एपिसोड के साथ। सो अगर आप बैक वाली वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख लें। पॉलिटिकल साइंस अगर नहीं देखें तो पॉलिटिकल साइंस में भी 12th के दोनों बुक का 3 चैप्टर ऑलरेडी फाइनली कंप्लीट हैं। तो 9th क्लास की अभी कुछ दिन वीडियो चल रही थी, तो इसीलिए 12th क्लास की आगे वाली वीडियो नहीं आ सकी। तो आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो देखते हैं सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट एपिसोड में क्या पढ़े थे। एक बार रिवाइज कराते हैं आपको कि जैसे कि जॉर्ज बी क्रेशी का नाम आप सुने होंगे, आपकी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में, कि एशिया में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे स्थान जगह बहुत हैं लेकिन आदमी कम है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में आप जानते होंगे कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पे है, और वहीं प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में उतना छोटा प्लेस में 382 लोग हैं। आप देख सकते हो 1 वर्ग किलोमीटर इधर भी अरुणाचल प्रदेश, 1 वर्ग किलोमीटर दिल्ली में भी। तो दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रह रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में कितने रहे हैं? 17 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि अच्छी रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, ये सभी जो है हमारे इंडिया में सही तरह से विस्तृत नहीं है, सही तरीके से वितरित नहीं है। ठीक है, वितरण इसका सही उचित तरीके से नहीं किया गया है, जिसके कारण अच्छे फैसिलिटी जहाँ मिलती है वहाँ पे लोग ज़्यादा आकर्षित होकर वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, जो एक प्रवास का भी कारण है, लोग वहाँ जाके बस जाते हैं। तो ये सब हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि विश्व में जनसंख्या का वितरण का प्रारूप क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या होते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, ये सब हम लोग ने देखा था। भू आकृति, जलवायु, मृदा, ये सब हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है सेकेंड एपिसोड में। सो आपका सेकेंड एपिसोड का फर्स्ट टॉपिक जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। आपके सामने में डेफिनेशन है, बट समझने की कोशिश करना कि 2 समय अंतरालों के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। अब देखो, ये 2019 है, मान लो 2020 है ना, अभी 19 मान लो, और ये 2020 है, सॉरी 2020। इन 2 समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या वृद्धि हुई, एक मान लो ये मोहल्ला है, यहाँ पे 60 लोग थे। ठीक है, और 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे 160 लोग हो गए, तो इसको जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में और निश्चित जगह में, निश्चित विशेष क्षेत्र में जो होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन हुई है, उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है। जनसंख्या वृद्धि पढ़े थे, अब पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। यह जनसंख्या को परिवर्तन है, जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जो परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि हुई है, जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, उसको प्रतिशत में जो व्यक्त करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, उसे जनसंख्या वृद्धि दर बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है, और आगे देखेंगे जनसंख्या धनात्मक वृद्धि क्या होता है, ऋणात्मक वृद्धि क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर के बढ़ने या घटने वाली जनसंख्या को ही उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, यानी 2 समय अंतरालों में किसी क्षेत्र विशेष में जन्म हो या मृत्यु, दोनों में जो अंतर हुई है, ठीक है, या बढ़ जाती हो या जनसंख्या घट जाती हो, इसको जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि क्या होता है, ऋणात्मक वृद्धि क्या होता है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म दर ज्यादा होगा, किससे, मृत्यु दर से, तब तो प्लस में जाएगी जनसंख्या। जो धनात्मक मीन जनसंख्या जो है उससे ज्यादा आगे जा रही हो, और ऋणात्मक मीन पीछे आ रही हो, माइनस हो रही। जितना मान लो कि 70 लोग थे एक गांव में, धीरे धीरे एक समय अंतराल में क्या हुआ कि पीछे हो गई जनसंख्या और 50 पे आ गई, यानी वहां पे मृत्यु दर ज्यादा होगी, जन्म दर कम होगी। और जहाँ पे जन्म दर ज्यादा होगी और मृत्यु दर कम होगी, वहाँ धनात्मक होंगे, आगे जाएंगे, 70 से आगे चले जाएंगे जनसंख्या। तो वही कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, ठीक है, जन्म दर जो होगी मृत्यु दर से अधिक होगी, तभी तो जनसंख्या आगे की जनसंख्या में परिवर्तन होगा, मतलब धनात्मक परिवर्तन होगा, तो वो जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि कहलाएगा। यानी जन्म दर ज्यादा होगा, मृत्यु दर कम होगा, तो वो धनात्मक वृद्धि। और जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका ऋणात्मक का। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में अगर जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, ठीक है, जैसा कि मैंने ये बताया था, तो जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बेनिफिट होगा, और ये सिंगल मार्क्स में या डबल मार्क्स में आपको ये पूछ सकती है धनात्मक वृद्धि जनसंख्या क्या होती है और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। तो नेक्स्ट, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। क्या क्या कारण है जो जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलती है। जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीन मुख्य कारण है जो संख्या में परिवर्तन देखने को मिलती है। फर्स्ट, जन्म दर क्या होता है। एक निश्चित समय अवधि में महिलाओं द्वारा जो जन्म दिया जाता है बच्चा, उसमें से 1000 बच्चों में जो जीवित बच्चे होते हैं उसकी संख्या को जन्म दर बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह मृत्यु दर क्या होता है। एक क्षेत्र विशेष में और निश्चित समय अवधि में कह सकते हो, या किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थर्ड जो था पॉइंट आपका, प्रवास। प्रवास क्या होता है। लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थाई या अस्थाई रूप से जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं, उसको प्रवास बोलते हैं। या तो कुछ दिन के लिए बस गए होंगे अगर यहाँ बिहार से दिल्ली जाकर, या तो कुछ समय के लिए बस गए होंगे टेम्पररी, कुछ काम के रोजगार के कारण, कुछ पढ़ाई के कारण, कुछ हेल्थ के कारण। ठीक है, उसको प्रवास बोलते हैं। एक स्थान से दूसरी जगह जो लोग आते जाते हैं, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रह जाते हैं, उसको प्रवास बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उद्गम स्थल क्या होता है। जहाँ से लोग गमन करते हैं, मान लो हम बिहार में, ठीक है, और हम दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली गए, ठीक है, तो ये बिहार हमारे लिए उद्गम स्थान हो गया, जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था जाना, जहाँ पे हम लोग थे पहले और वहाँ से स्टार्ट किया जाना। जहाँ पे हम लोग पहले थे वो उद्गम स्थल, और जहाँ पे हम जाके पहुँच गए, जहाँ पे दिल्ली, यानी जहाँ पे आगमन किए, नए नए आगमन मतलब आना, वहाँ वो हो गया गंतव्य स्थान। ठीक है, उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को तथा गंतव्य स्थान जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है। अब मान लो बिहार है, यहाँ से जनसंख्या यहाँ गई, उद्गम स्थल से यहाँ गई, तो यहाँ पे जनसंख्या घटेगी। ये तो आपको सदा सत्य बात है कि उद्गम स्थान से अगर लोग यहाँ से जा रहे हैं, उद्गम स्थान मतलब यहाँ से लोग जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पहले थे और जा रहे हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या घटेगी। और गंतव्य स्थान पे लोग नए स्थान पे आ रहे जाएंगे, जिसको गंतव्य स्थान बोलते हैं, जहाँ पे लोग आगमन करते हैं, तो यहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूह में बांटा गया, एक प्रतिकर्ष कारक, एक अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हो कि इनको जाना पड़ता है, बेबस होकर ये जाते हैं, इनकी शौक नहीं होते हैं, इसमें इनको जाना पड़ता है। अगर मान लो हमारे बिहार में बेरोजगारी है, तो लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, पटना जाते हैं, ठीक है, रोजगार करने। तो ये प्रतिकर्ष कारक है जो इनको बेबस करती है जाने के लिए। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव, यहाँ पे जब लोग मान लो बिहार में आम लोगों के साथ अगर मान लो कि गलत दुर्व्यवहार हो रहा है राजनीतिक लोगों के द्वारा, तो ये यहाँ से छोड़ देते हैं, इनको बेबसी के कारण ये यहाँ से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जलवायु इनके अनुकूल नहीं होता है। ठीक है,
हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मर रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे इनके शरीर के अनुकूल वातावरण होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि बेबस होके लोग, खुशी से नहीं, बेबस होके जा रहे हैं। ठीक है, इनको शौक नहीं लगा कि हम यहाँ से वहाँ जाएं, इनको कुछ कारणवश इनको जाना पड़ रहा है। वो है बेरोजगारी, राजनीतिक प्रभाव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा, मान लो भूकंप, चाहे कुछ आ गया, घर विनाश हो गया, गांव विनाश हो गया। ठीक है, तो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही पड़ता है। तो ये सब प्रतिकर्ष कारक है। बीमारी हो गई, महामारी हो गई, मान लो कहीं पे हैजा फैल गया, तो लोग अगर वहाँ पे जो ठीक है वो चाहेंगे कि हम हैजा के शिकार हुए वहीं पे रहें, वो भी दूसरे स्थान में माइग्रेट कर जाएंगे, प्रवास कर जाएंगे। तो ये हो गए प्रतिकर्ष का। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, जब लोग प्रवास करते हैं तो इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, यानी कह सकते हो आप बेबस होकर, या वो, हाँ सिंपल बेबस होकर वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वो निवास करने लगते हैं, प्रवास करने लगते हैं, तो उसे प्रतिकर्ष कहते हैं। और अपकर्ष क्या कहता है, कोई चीज इसको आकर्षित करती है। ठीक है, बेबस होकर नहीं जाते हैं, खुशी खुशी ये जाते हैं। अब देखो कहीं पे अच्छे काम का अवसर है तो लोग खुशी खुशी जाते हैं कि यहाँ जाएंगे, कमाएंगे। ठीक है, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे सुरक्षा हो, तो लोग चाहते हैं वहाँ रहें, तो इसको अपकर्ष बोलते हैं। वो बेबस होके नहीं जा रहे, उनको वहाँ पे लग रहा है मैं सेफ्टी रहूंगा, वहाँ पे अच्छा कमाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, रहूंगा। ठीक है, अपना पालन पोषण बच्चों का अच्छा से कर सकता हूँ, तो वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, अच्छी शिक्षा के लिए लोग चले जाते हैं, तो ये बेबस होके जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये खुशी से जाते हैं कि हम कुछ गेन करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ कमाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है, लोग बेबस होके जाती हैं। संपत्ति की सुरक्षा के लिए जाते हैं, अनुकूल जलवायु होती है वहाँ, तो इन सभी कारणों से जो लोग एक दूसरे से दूसरे स्थान जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि के प्रवृत्ति। देख लेंगे किस तरह जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे जनसंख्या में सडनली छोटे समय अवधि में किस तरह ग्रो करती है बहुत सारा, और लंबे समय अवधि में बहुत कम जनसंख्या थी, और छोटे समय अवधि में बहुत जल्दी जनसंख्या बढ़ जाती है। देखते हैं 1950 में, उनके आसपास जो है 1950 ईस्वी के आसपास, जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ था, उस समय विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। ठीक है, विश्व की बात हो रहा है, 55 करोड़, और अभी इंडिया की जनसंख्या 130 करोड़ है। ठीक है, देखिए आज विश्व की जनसंख्या कितना है, 750 करोड़ से भी ज्यादा है। विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि, देखते हैं किस काल अवधि में विश्व की जनसंख्या बहुत फास्ट ग्रो की थी। तो चलते हैं, मानव जनसंख्या को शुरू में 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी ज्यादा वर्ष लगे थे। 1 करोड़ जनसंख्या, यहां आप देखो, गौर करो, 1 करोड़ जनसंख्या सिर्फ होने में 10 लाख वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष नहीं लगे थे, 10 लाख वर्ष लगे थे 1 करोड़ सिर्फ होने में। किंतु 5 अरब से 6 अरब मात्र 12 वर्ष में हो गए। ठीक है, यानी 12 वर्ष में ही 5 अरब से 6 अरब जनसंख्या बढ़ गई, और 1 करोड़ होने में सिर्फ 10 लाख लगे थे, 10 लाख वर्ष लगे थे उतना, और 5 से 6 अरब होने में सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष, यानी आप कह सकते हो एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 वर्ष मतलब 144 महीने। विभिन्न प्रदेशों में अनेक जनसंख्या के दोगुना होने में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई गई। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय लगा रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे शिक्षित हैं और उनको पता है कि जनसंख्या वृद्धि अगर ज़्यादा होती है तो अकाल आ सकती है, भुखमरी आ सकती है, तो उन्हें नॉलेज है, उनकी समझदारी है कि वो जनसंख्या वृद्धि पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे उपाय वो अपनाए हुए विकासशील देश में डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे लोग शिक्षित कम होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आगे जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण बन सकता है, देश में क्या हो सकती है, अकाल आएगी, महामारी आएगी, भूख हड़ताल होगी, क्या होगी नहीं होगी, उनको इनसे कोई भी
प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको समझ नहीं आता है। तो विकासशील देशों में, विकसित देशों को ये समझ होती है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए वो दोगुना समय ले रही है, ठीक है। जनसंख्या को दोगुना करने में विकासशील देशों से दोगुना समय ले रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको रोकने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, इसमें एक आता है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन का क्या काम होता है कि बच्चा का जो जन्म होता है उसमें जो अंतराल है उसको रखना, यानी लोगों को समझाना, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो रही है उसको रोकने के उपाय बताना, लोगों में जागरूकता करना, ठीक है। इन सभी काम किसका है, परिवार नियोजन, जिससे जनसंख्या नियंत्रण होती है, ठीक है। लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। और कम से कम एक साल से 2 साल से ऊपर बच्चों में अंतराल होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पे इनकी फोकस होती है। परिवार नियोजन महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य की सुविधा देती है और इसमें अहम भूमिका निभाती है, किसमें, जनसंख्या नियंत्रण करने में। प्रचार से कर सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण, लोगों को बता सकते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होने का, किस तरह से हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता कराकर, ठीक है। इन सभी चीज़ों से हम लोग जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण पा सकते हैं। तो आई होप आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक 12th का दे दिया जाएगा, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी 9th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास का ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आर्ट्स, और इसमें पढ़ाता हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आपके घर के आसपास भी कोई 9th क्लास के बच्चे हो तो आप इन चैनल का इन्फॉर्मेशन आप उन तक पहुँचा देंगे। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली चैप्टर, तीसरी चैप्टर के साथ, ठीक है। और लॉकडाउन तक आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है।